बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज हमने पढ़ना है शाहजिला सीपीसी। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, जो शाहजिला है एक बैक्टीरिया की जीनस है जिसमें ग्राम नेगेटिव फैकल्टेटिव एंड एरोबिक नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया क्या हैं शामिल हैं, जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, क्लोज रिलेटेड हैं एस्क्रिचिया कोलाई के। ठीक है ना। शाहजिला जीनस के अंदर कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं? ये सारे के सारे बैक्टीरिया क्या हैं, जितने भी इस जीनस के अंदर हैं, इसकी सीरोटाइप्स जितने भी हैं ग्राम नेगेटिव हैं, फैकल्टेटिव एंड एरोब हैं। ठीक है ना। फैकल्टेटिव एंड एरोब क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में सरवाइव कर भी सकते हैं और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है ना। दोनों कंडीशंस के अंदर ये सरवाइव कर सकते हैं। ये ऑब्लिगेट नहीं है। ऑब्लिगेट ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्ट्रिक्टली अगर एरोब हों तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में सरवाइव करेंगे, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सरवाइव नहीं करेंगे। ठीक है ना। ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव में फ़र्क क्या है? जो ऑब्लिगेट होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, अगर एरोबिक हैं तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में सर्वाइव करेंगे, अगर एनाएरोबिक हैं तो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सर्वाइव करेंगे, ऑक्सीजन की मौजूदगी में सर्वाइव नहीं करेंगे। ये क्या है? फैकल्टेटिव है, मतलब दोनों कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, मौजूदगी के अंदर भी और गैर मौजूदगी में भी। ये नॉन स्पोर फार्मिंग है और नॉन मोटाइल रॉड शेप्ड हैं। अब ये जो जीनस शाहजिला है इसको नाम दिया गया आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ, ठीक है ना, दिस जीनस बाय शीगा, कियोशी शीगा। उसने 1897 के अंदर इस जीनस को डिस्कवर किया। इसकी डिस्कवरी पर ही साइंटिस्ट के नाम से इस बैक्टीरिया को क्या है, शाहजिला का नाम दिया गया। 4 स्पीशीज हैं जीनस शाहजिला की, जो सीरोलॉजिकली इसमें तकरीबन 43 सीरोटाइप्स हैं। ऑस्मोटिक ओ एंटीजन की बेस पर इनको ग्रुप में डिवाइड किया गया 4 ग्रुप के अंदर। सबसे पहला जो ग्रुप है वो शाहजिला डेसेंट्री है, ग्रुप ए शाहजिला फ्लेक्सनरी है, ग्रुप बी इसमें शामिल है और शाहजिला बॉडी है, ग्रुप सी, जबकि शाहजिला जो सोनी है वो ग्रुप डी के अंदर रखा गया है। जो शाहजिला डेसेंट्री है टाइप 1, ये दूसरे जितने भी सीरोटाइप्स हैं उनसे डिफर करता है। क्योंकि ये क्या करता है, शीगोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और ये जो शीगोटॉक्सिन होते हैं साइटोटॉक्सिन होते हैं। साइटोटॉक्सिन मतलब कि ये सेल टॉक्सिसिटी काज करते हैं, सेल को डेथ की तरफ लेके जाते हैं। जो शाहजिला है वन ऑफ द लीडिंग बैक्टीरियल काज है, ठीक है ना, डायरिया की पूरी दुनिया के अंदर, और तकरीबन 80 से 165 मिलियन केसेस एनुअली रिपोर्ट होते हैं ड्यू टू शाहजिला सीपीसी, शाहजिला जीनस। ठीक है ना। जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं हर साल शाहजिला की वजह से वो 7,40,000 से लगभग, ठीक है ना, ये हो जाती हैं 74,000 से 6 लाख तक हैं इसकी लगभग जो पर एनम डेथ्स हैं। वन ऑफ द टॉप 4 पैथोजन में से एक है जो क्या करता है, मॉडरेट टू सवेयर डायरिया काज करता है अफ्रीकन और साउथ एशियन चिल्ड्रन के अंदर। अगर हम रिजर्वायर की बात करें कि ये होता कहाँ पे है, जो शाहजिला है मौजूद कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले बात आती है ये नेचुरल रिजर्वायर जो शाहजिला का है वो ह्यूमंस हैं। ह्यूमंस के अंदर रहता है, फीकल कंटेमिनेशन में होता है, मोस्टली फीसेस के अंदर होता है। सेवरल केसेस ऑफ ट्रांसमिशन जो थे रिकॉर्ड किए गए मंकी के अंदर भी। ठीक है ना। इसका रिजर्वायर क्या है, ह्यूमंस और मंकी हैं। वहाँ पे देखें कुछ मिसालों में ये है कि जो एनिमल केयर टेकर थे मंकी हाउस के ऊपर, उनको डायरिया हुआ तो वहाँ पे जब उनका स्टोल कल्चर देखा गया, स्टोल कल्चर टेस्टिंग के बाद पता चला जो शाहजिला फ्लेक्सनरी सीरोटाइप 1B है वो आइसोलेट हुई स्टोल सैंपल से, और यही जो सीरोटाइप है वो मंकी के स्टोल कल्चर से भी क्या हुआ, आइडेंटिफाई हुआ। इसका मतलब ये है कि दोनों ह्यूमंस और मंकीज क्या हो सकते हैं, रिजर्वायर हो सकते हैं इसका शाहजिला का। डिजीज स्प्रेड कैसे हुई, जो केयर टेकर था उस तक कैसे आई, क्योंकि केयर टेकर का क्या था, डायरेक्ट कांटेक्ट था एक्सक्रीमेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मंकी। ठीक है ना। एक्सक्रीमेंट क्या है, एक्सक्रीटा, जो इन्फेक्टेड मंकी का था
जो वेस्ट था इन्फेक्टेड मंकी का, उसका जो केयर टेकर का था डायरेक्ट कांटेक्ट था, डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से वो केयर टेकर के अंदर स्प्रेड हुआ और डायरिया काज किया। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, ठीक है ना, आजकल भी आप लोग देखते हैं एसिम्प्टोमेटिक केसेस की बात होती है। एसिम्प्टोमेटिक केसेस की बात कोरोना की हो रही है कि ज़्यादा वो हैं, मतलब कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस एक बॉम्ब का काम करती हैं और लोगों के अंदर बहुत बुरे तरीके से बीमारी फैला सकती हैं। तो यहाँ पे भी जो शाइजेला की बात की गई, एसिम्प्टोमेटिक केसेस ऐसे लोग जिनको शाइजेला इन्फेस्टेशन तो है, जिनके स्टोल कल्चर के अंदर शाइजेला तो आ रहा है लेकिन कोई सिम्टम नहीं है, तो वो क्या है दूसरे लोगों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हैं क्योंकि उनके अंदर कोई अलामत ही नहीं आ रही। सर्वाइवल एंड ग्रोथ इन फूड अगर हम देखें, शाइजेला सर्वाइव कर सकता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड से रूम टेम्परेचर पर, मतलब कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर से लेकर -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर शाइजेला क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। तो जो सर्वाइवल है वो ज़्यादा लंबे अरसे तक हो सकता है ऐसी फूड्स के अंदर जिनको रिफ्रिजरेट किया गया हो, ठीक है ना, रिफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे रखा गया हो, उनके अंदर जो सर्वाइवल है शाइजेला का वो ज़्यादा हो सकता है रूम टेम्परेचर की बनिस्बत, ठीक है। अब ऐसी फूड जैसे सैलेड है, जिन मायोनीज, ठीक है ना, सैलेड विद मायोनीज और सम चीज़ प्रोडक्ट्स हैं, शाइजेला वहाँ पे 13 से 92 दिन तक क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। शाइजेला जो है ड्राइड सरफेसेस के अंदर ज़्यादा लंबे अरसे तक सर्वाइव कर सकता है, जैसा कि यहाँ पे आइसक्रीम है, श्रिम्प्स हैं, मिंस्ड पोर्क मीट है, मतलब कि पोर्क मीट का कीमा है, या अगर इनको फ्रोज़न किया गया हो तो ये क्या कर सकता है, शाइजेला लंबे अरसे तक सर्वाइव कर सकता है। कौन सी फूड के अंदर, ड्राइड सरफेसेस के अंदर हमारे पास श्रिम्प्स हैं, आइसक्रीम है, ठीक है ना। अगर ग्रोथ और सर्वाइवल की बात करें, रेट्स की बात करें शाइजेला सीपीसी की, तो रिड्यूस होता है जब क्या हो, सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन 3.8 से 5.2% से ज़्यादा होना शुरू हो जाए, मतलब हम ऑप्टिमम कंसंट्रेशंस की बात कर रहे हैं, ऑप्टिमम कंडीशंस की बात कर रहे हैं। अगर 3.8 से 5.2% से ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी सोडियम क्लोराइड की, तो शाइजेला की जो मल्टीप्लिकेशन है या सर्वाइवल है वो क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। पीएच अगर 4.8 से 5 तक जो है, 5 तक है, इससे ज़्यादा, इससे कम करना शुरू कर देंगे, एसिडिक इन्वायरमेंट में ले आएंगे, तो भी क्या होगा, शाइजेला की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो रही होगी। अब यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट की कंसंट्रेशन है 300 टू 700 मिलीग्राम पर लीटर, अगर इससे एक्सीड करेगी कंसंट्रेशन तब भी शाइजेला सीपीसी के ऊपर असर पड़ेगा। और सोडियम हाइपोक्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है 0.5 टू 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, तो ये भी इससे ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये सारी की सारी कंसंट्रेशन जो है वो किस टेम्परेचर पर इफेक्टिव होंगी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इफेक्टिव होंगी। अगर इससे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो भी शाइजेला की क्या होगी, जो सर्वाइवल है वो कम होता चला जाएगा। ये बैक्टीरिया जो हैं सेंसिटिव होते हैं आयनाइजेशन रेडिएशन के अगेंस्ट। अगर हम 3 किलो ग्रे क्या करें, आयनाइजेशन रेडिएशन अप्लाई करें तो ये किल कर सकती हैं 10⁻⁷ कॉलोनी फार्मिंग यूनिट, ठीक है ना। तो मतलब कि ज़्यादा इफेक्ट जो होता है शाइजेला के ऊपर वो आयनाइजिंग रेडिएशन का होता है। ट्रांसमिशन और ससेप्टेबल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन है शाइजेला के वो फीकल ओरल रूट है, ठीक है ना, ह्यूमन फीसेस से। अब क्या है कि फीसेस, अगर कोई एक ऐसा इलाका है जहाँ पे ओपन वॉशरूम होता है, ओपन सिस्टम होता है, वहाँ पे इसके स्प्रेड का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, ठीक है, क्योंकि ओपन और ऐसे लोग जो सैनिटेशन का ख्याल नहीं रखते हैं, जब प्रॉपर सैनिटेशन नहीं हो रही होती, प्रॉपर केयर नहीं कर रहे होते हैं, अपने हैंड वॉश नहीं करते, तो भी क्या होता है, शाइजेला ट्रांसमिशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फीकल ओरल रूट, ठीक है ना, ह्यूमन फीसेस से मोस्ट जो केसेस हैं शाइजेलोसिस के
वो इंजेक्शन ऑफ फिकली कंटेमिनेटेड फूड या वाटर, ठीक है ना। अगर ऐसी फूड्स या पानी जिसको क्या हुआ फिकल कंटेमिनेशन हो, ठीक है ना। जैसे आजकल अगर हम अपने सीवेज वाटर की बात करें और साथ साथ अपने जो पोर्टेबल वाटर जो गवर्नमेंट का हम जिसे सरकारी पानी कहते हैं उसकी अगर हम बात करें तो सरकारी पानी की लाइनें लीक हो जाती हैं और साथ साथ में सीवरेज वाटर भी चल रहा होता है। गटर लाइनें तो हमारी कोई सेव होती नहीं है, सारी की सारी लीक होती हैं। तो वहाँ पे क्या है, फीकल कंटेमिनेशन से जो शायजेला की स्पीशीज़ हैं, ठीक है ना, वो क्या होंगी, स्ट्रेन्स हैं, वो हमारे ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जाएंगे। जब हम वो वाटर यूज़ कर रहे होंगे तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमें शायजिलोसिस या किसी और बैक्टीरिया के इन्फेस्टेशन का चांसेस आ रहे होंगे, ठीक है ना। इन्फेक्ट कर रहा होगा हमें और डिजीज़ काज कर रहा होगा। अगर फूड कंटेमिनेटेड होगी फीकल, ठीक है ना, फीसेस से, या वाटर कंटेमिनेटेड होगा, ये दोनों क्या हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। जो मेजर फैक्टर हैं कंटेमिनेशन के वो पुअर पर्सनल हाइजीन है और फूड हैंडलर की, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे लोग होते हैं, अगर हम अपने इर्द गिर्द के छोटे होटल्स की बात करें, छोटे छोटे जो गली मोहल्ले में होते हैं, वहाँ पे बिल्कुल हाइजीन ना होने के बराबर होती है। जब हाइजीन ना होने के बराबर होगी तब क्या होगा, इसी तरीके से बैक्टीरिया क्या कर रहे होंगे, फैल रहे होंगे और दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर रहे होंगे। इन्फेक्टेड कैरियर से जो ये पैथोजन है शायजेला है, वो स्प्रेड कर सकता है सेवरल रूट से, जिसमें हमारे पास फूड है, फिंगर है, फीसेस है, फ्लाइज हैं। फ्लाइज, एक मक्खी एक शख्स से दूसरे शख्स पे बैठेगी तो उसने मे बी कहीं पे बैठी और उसके साथ शायजेला जो है बैक्टीरिया वो उसने अपने साथ अटैच किए हों और जब दूसरे शख्स तक जाएगी तो उसको अल्टीमेटली इन्फेक्ट कर रही होगी। जो लास्ट यूजली ट्रांसमिशन मूड है बैक्टीरिया का, वो फिकल मैटर है टू फूड, ठीक है ना। अगर एनिमल फीसेस हैं, ठीक है ना, या ह्यूमन फीसेस हैं, वो क्या हो सकते हैं, हैजर्डियस हो सकते हैं और उनमें शायजेला हो सकता है। जो हायर इंसिडेंस हैं शायजेलोसिस के, वो वार्मर मंथ्स के अंदर होते हैं, जब क्या हूँ, गर्मियाँ ज़्यादा हों। इम्प्रॉपर स्टोरेज जो कंटेमिनेटेड फूड्स की है वो भी ज़्यादा क्या कर सकती है, इशू काज कर सकती है और फूड बर्न आउटब्रेक्स शायजियोलिसिस की वजह से हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन हो, जब इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस होगी मतलब कि जो बेस्ट सर्वाइव करता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड से रूम टेम्परेचर पर सर्वाइव करता है। अगर आप इसी टेम्परेचर पे क्या करेंगे, रख देंगे तो शायजिला के जो ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ऐसा टेम्परेचर रेंज, ऐसी पीएच मेंटेन की जाए जहाँ पे शायजिला के सर्वाइवल के चांसेस क्या हों, ना होने के बराबर हों। शायजिला फ्रैंक पैथोजन है, ठीक है ना, जो क्या करता है, डिजीज काज करता है हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर भी, ठीक है ना। अब हम ससेप्टिबल पॉपुलेशन देख रहे हैं, पहले क्या था, हमारे पास ट्रांसमिशन थी कि ट्रांसमिट कैसे होता है। ससेप्टिबल पॉपुलेशन कौन सी हो सकती है, वो कहता है कि ये हेल्दी पीपल के अंदर भी क्या कर सकता है, डिजीज काज कर सकता है। लेकिन कुछ काज पॉपुलेशन जैसा कि बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के अंदर ये जो पैथोजन है ज़्यादा डिजीज काज करता है। ऐसे बच्चे जिनकी एज 4 से कम होती है, 4 to 6 ईयर से कम होती है, उनके अंदर ये क्या करता है, शायजिला ज़्यादा डिजीज काज करता है, डायसेंट्री काज करेगा या फिर क्या करेगा, ब्लडी डायरिया काज कर देगा। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो शायजियोसिस जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा होती है और ज़्यादातर बच्चों को अफेक्ट करती है। ऐसे बच्चे जिनकी एज 1 to 4 ईयर से कम होती है, 1 to 4 ईयर्स के दरमियान में होती है। और 10% ऑफ ऑल डायरियल डिजीज़ क्या होती हैं, इस एजेंट की वजह से होती हैं, मतलब कि शायजिला की वजह से होती हैं। शायजिला डिसेंट्री टाइप 1 क्या करती है, ऑल एज ग्रुप को इफेक्ट करती है और ख़ास तौर पे ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, इनको ज़्यादा क्या कर रही होती है, अफेक्ट कर रही होती है। एग्जाम्पल ऑफ फूड बर्न आउटब्रेक्स अगर हम देखें तो 1987 के अंदर रेनबो फैमिली गैदरिंग, ठीक है ना, रेनबो एक पॉइंट है, तो वहाँ पे एनुअली लोग विज़िट करने के लिए आते हैं, गैदर होते हैं और इंजॉयमेंट के लिए। तो यहाँ पे एनुअल गैदरिंग जब रेनबो फैमिली की हुई तो
12,700 लोगों में से क्या हुए, हाफ जो लोग थे उनको शाइजेलोसिस हो गई, मतलब कि शाइजेला की वजह से जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट्स हुई। यहाँ पे टेस्ट किया गया, टेस्ट में जो शाइजेला सोनी है वो ठीक है ना आइडेंटिफाई हुआ टेस्ट कल्चर के अंदर, जो लोग वहाँ पे एनुअल गैदरिंग के अंदर मौजूद थे रेनबो फैमिली की। अब इस जो पैथोजन की स्प्रेड का जो मोस्ट चांस था वो फिकल और ओरल रूट था, ठीक है ना, क्राउडेड इन्वायरमेंट के अंदर, और जो बेसिक इसका कंटेमिनेंट था वो फूड वाटर या दोनों हो सकती हैं, ठीक है ना। अब इसी तरीके से यके बाद दीगरे आउटब्रेक्स आती रहीं बहुत सारी स्टेट्स के अंदर, और जब यही रेनबो फैमिली के लोग वापस अपने होम कंट्रीज़ के अंदर, होम रीजन के अंदर, होम सिटीज़ के अंदर वापस आए, तो वहाँ पे भी लोगों के अंदर क्या हुए, शाइजेला डिसेंट्री होती रही। 1984 टू 1994 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शिप के अंदर जो टूरिज्म शिप होते हैं, विजिटिंग शिप होते हैं, जब छुट्टियाँ होती हैं तो लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं। तो अक्टूबर 1989 के अंदर 14% ऑफ पैसेंजर एंड 3% ऑफ क्रू मेंबर मतलब कि वहाँ पे जो लोग सारा को संभाल रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम रिपोर्ट हुई। जब उसका टेस्ट किया गया तो देखा गया जो शाइजेला फ्लेक्सनेरी है सीरोटाइप 2A यहाँ ठीक है ना आइडेंटिफाई हुआ क्रू पैसेंजर के अंदर और क्रू पीपल के अंदर। और यहाँ पे जर्मन पोटैटो सैलेड वाज आइडेंटिफाइड एज व्हीकल ऑफ इन्फेक्शन। शिप के अंदर क्या है, जर्मन पोटैटो सैलेड क्या हुआ, व्हीकल ऑफ कंटेमिनेशन, व्हीकल ऑफ इन्फेक्शन आइडेंटिफाई हुआ, मतलब कि फूड सोर्स से शाइजेला ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट हुआ और फिर उसने डिजीज काज करना शुरू कर दी। कंटेमिनेशन जो इंट्रोड्यूस हुई इन्फेक्टेड फूड हैंडलर से, ठीक है ना, इन्फेक्टेड फूड हैंडलर ने क्या कर दिया, सारे के सारे जो फूड को कंटेमिनेट किया। अब जब लोगों ने वो खुराक खाई तो उनके अंदर क्या हुआ, डिसेंट्री या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स आना शुरू हो गए। 2001 टोमेटोज की अगर हम बात करें तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स न्यूयॉर्क के अंदर जिन्होंने एक ही डिस्ट्रीब्यूटर से क्या किया, पोटैटो परचेज किए, और वो पोटैटो क्या थे, थोड़े से ब्रूज थे, थोड़े से इंजर्ड थे। जब इन पोटैटोज को यूज़ किया गया तो ये पोटैटो एज अ सोर्स काम किया शाइजेलोसिस के, और व्हीकल ठीक है ना, टोमेटो एज द व्हीकल इन्फेक्शन प्रूव हुए। 880 लोग यहाँ पे क्या बीमार हुए, और जो सोर्स था, जो आइडेंटिफिकेशन हुई वो शाइजेला फ्लेक्सनेरी 2A सीरोटाइप आइसोलेट हुई। बहुत सारे रेस्टोरेंट से जो सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूटर से टोमेटो ले रहे थे, और यहाँ पे जो बड़ी बात थी, एसिम्प्टोमेटिक एम्प्लॉयज़ भी थे जो रेस्टोरेंट्स के अंदर काम कर रहे थे, वो भी क्या कर रहे थे, कंटेमिनेशन का सोर्स बन रहे थे। अब इनमें से कोई वर्कर भी जो रिपोर्ट हुआ जिनके अंदर शाइजेला फ्लेक्सनेरी 2A सीरोटाइप मौजूद थी, उनमें से किसी को भी क्या हुआ, सिम्टम्स नहीं आए, वो बीमार ना हुआ। टोमेटो आने से पहले सारे के सारे वर्कर भी ठीक थे। मतलब जो बेसिक सोर्स था यहाँ पे 2001 टोमेटो आउटब्रेक का, वो क्या था, टोमेटो ब्रूज टोमेटो थे। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजीज़ अगर हम बात करें तो ये जो डिजीज़ है वो शाइजेला सीपीसी से काज होती है, और ये जो बाकी डिजीज़ से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे बेस करता है, ठीक है ना। पहली बात क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लडी डायरिया, ठीक है ना, या डिसेंट्री, और दूसरी बात यह है लो इन्फेक्शियस डोजेज रिक्वायर्ड टू काज क्लिनिकल सिम्टम। क्या करता है, जो शाइजेला की वजह से डिजीज़ काज है होती है, वो बाकी डिजीज़ से, बाकी बैक्टीरियल डिजीज़ से मुख्तलिफ होती हैं बेसिस ऑन द 2 फैक्टर्स, ठीक है ना। अब ये 2 फैक्टर क्या हो सकते हैं,
दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, एक तो ये क्या करता है ब्लडी डायरिया प्रोड्यूस करता है, दूसरा इसकी जो इन्फेक्शियस डोजेज हैं वो बहुत कम है, ठीक है ना। बाकी बैक्टीरिया हैं उनके लिए ज़्यादा इन्फेक्शियस डोजेज की ज़रूरत होती है, लेकिन शाहजेला के लिए क्या है कम सेल्स चाहिए होते हैं डिजीज़ काज करने के लिए। ब्लडी डायरिया जो है ऐसा डायरिया होता है जिसके अंदर जो पखाना है या स्टूल है उसके अंदर विजिबल रेड ब्लड आना शुरू हो जाए, ठीक है ना। अगर ब्लड नहीं है तो वो ब्लडी डायरिया नहीं होगा। डेसेंट्री डायरिया से मुख्तलिफ है। अब कैसे मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पे जो पैसेंजर है जो पैसेज ऑफ ब्लडी म्योकार्ड स्टूल है वो सवेयर एब्डोमिनल और रेक्टल पेन के साथ एसोसिएटेड है। डायरिया के डेसेंट्री के अंदर क्या होगा ब्लडी म्योकार्ड भी हो रहा होगा और साथ साथ में क्या होगा एब्डोमिनल और रेक्टल, ठीक है ना, रेक्टम के अंदर पेन हो रहा होगा, क्रैम्प्स होंगे और फीवर हो रहा होगा। जबकि जो एब्डोमिनल पेन है और डायरिया है ये एक्सपीरियंस्ड होते हैं ऑल पेशेंट्स के अंदर जिनको शायजेला सीपीसी की वजह से शायजेला जीनस की वजह से कोई प्रॉब्लम आया हो। यहाँ पे बुखार भी हो सकता है 1/3 केसेस के अंदर, और फ्रैंक ब्लड इन स्टूल आकर इन अबाउट 40% ऑफ केसेस। मतलब कि जो इनिशियल ब्लड है, फ्रैंक का मतलब क्या है इनिशियल ब्लड, इनिशियल, ठीक है ना, इनिशियल ब्लड जो है वो भी स्टूल्स के अंदर आता है तकरीबन 40% केसेस के अंदर जो शायजेलोसिस की वजह से होते हैं। अगर हम इन्फेक्शियस डोज की बात करें तो 50% इन्फेक्शियस डोज, मतलब कि यहाँ पे क्या 50% ऑफ वॉलंटियर क्या हो सकते हैं इस स्ट्रेन की वजह से इन्फेक्ट हो सकते हैं जब उन्हें क्या किया जाए शायजेला फ्लेक्सनरी, शायजेला सोनी या शायजेला डेसेंट्री की तकरीबन 5000 सेल्स अगर 100% पॉपुलेशन को दिए जाएं 5000 सेल, तो उसमें क्या होगा 50% जो लोग होंगे वो बीमार हो जाएंगे। तो ऐसे वॉलंटियर कुछ को क्या जब 200 सेल्स भी दिए गए तो भी वो क्या हो गए बीमार हो गए, मतलब कि इसकी बहुत कम ही अमाउंट क्या कर सकती है डिजीज काज कर सकती है। जो लो इन्फेक्शियस डोज है शायजेला की वो क्या हो सकती है हाई कम्युनिकेबिलिटी ऑफ बेसिलरी डिसेंट्री एंड गिव्स द डिजीज ग्रेट एक्सप्लोसिव पोटेंशियल, ठीक है ना, कि क्या है जो लोअर इन्फेक्शियस रेट्स हैं ये क्या कर सकते हैं एक्सप्लोसिव पोटेंशियल फॉर पर्सन टू पर्सन स्प्रेड, ठीक है ना। और साथ साथ में फूड और वाटर बर्न आउटब्रेक और जो डायरिया की वजह से होती हैं उनको भी क्या कर सकती हैं एक्सप्लोसिव पोटेंशियल दे सकती हैं। मतलब कि थोड़ी सी अमाउंट है 200 सेल हैं तो वो क्या कर सकते हैं अगर डायरिया काज कर सकते हैं तो इसके स्प्रेड के चांसेस भी क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। अगर हम ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, केयर करनी चाहिए, जो भी क्या हो हमारे पास आफ्टर टॉयलेट हैंड वॉश करने चाहिए, हमें जो खुराक हम फूड प्रिपेयर करने जा रहे हैं घर उसको प्रॉपर वॉश करना चाहिए, जो हम अपने कुकिंग यूटेंसिल्स हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, हमें अपनी डेली जो वाटर है उसका ख्याल रखना चाहिए। सारी चीज़ों का क्या करना चाहिए हमें ख्याल रखना चाहिए ताकि हमें किसी भी तरीके के क्या हो डिजीज़ ना हो, ठीक है ना, शायजेला की वजह से। अब यहाँ पे अगरचे जो स्टूल फ्लूइड लॉसेस होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते, लेकिन क्या होता है जो शायजेलोसिस की वजह से डायरिया होगा उसमें वाटर लॉस ज़्यादा होता है फीवर की वजह से और कम पानी पीने की वजह से। क्योंकि इसमें एनोरेक्सिया हो जाता है। एनोरेक्सिया क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है ना, कि बंदा खाना पीना छोड़ देता है जिसकी वजह से क्या होगी शदीद डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा अदर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अब ओरल जो फ्लूइड इनटेक है वो तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन क्या किया जा सकता है इंट्रावेनियस रिहाइड्रेशन की जा सकती है। जैसे हम क्या कर देते हैं पेशेंट को बोतल वगैरह लगा देते हैं विद सम एड ऑफ मिनरल्स, ठीक है ना, तो उससे क्या कर सकते हैं एल्डरली पेशेंट्स के अंदर रिहाइड्रेशन कर सकते हैं हम। एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस जो है ट्रीटमेंट के लिए वो है ट्राइमेथोप्रिम सल्फोमेथोक्सोल, ठीक है ना, ये एंटीबायोटिक है जो शायजेला डिसेंट्री के पेशेंट को दिया जा सकता है, शायजेलोसिस के पेशेंट को दिया जा सकता है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें जो फूड बॉर्न इन्फेक्शियस है मेंबर ऑफ शायजेला की वजह से
वो फ्रीक्वेंट, ठीक है ना, मे नॉट बी एज फ्रीक्वेंट, अक्सर नहीं होती जैसा कि दूसरे फूड बॉर्न पैथोजेंस की वजह से होती है। तो यहाँ पे पोटेंशियल फॉर एक्सप्लोसिव स्प्रेड ड्यू टू लो इन्फेक्शियस डोज दैट कैन काज ओवर्ड क्लिनिकल डिजीजेस, क्या कर सकता है, क्लिनिकल डिजीजेस ये काज कर सकता है। इन एडिशन अगर हम बात करें तो केसेस ऑफ बेसिलरी डिसेंट्री जो है वो फ्रीक्वेंटली उनको रिक्वायरमेंट होती है मेडिकल अटेंशन की, ठीक है ना, कि उनको तवज्जो दी जाए और कीमोथेरेपी की जाए, एंटीबायोटिक दी जाए ताकि क्या किया जा सके, ट्रीट किया जा सके। एंड काज लॉस टाइम फ्रॉम वर्क बिकॉज द सिवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द सिम्टम कैन बी इनकम्पेसिटेटिंग। अब किसी भी शख्स को अगर डायरिया होगा तो वो काम पे नहीं जा सकेगा, ठीक है ना। किसी भी इंडस्ट्री के लिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, कोई और इंडस्ट्री हो, किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, अगर वहाँ पे लेबर ना हो तो बहुत बड़ा इशू हो सकता है। देयर इज़ नो इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट डेसेंट्री काज बाय शाइजेला, शाइजेला की वजह से जो डेसेंट्री काज होगी उसकी वजह से कोई वैक्सीन, उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए क्या किया जा सकता है, इसको एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जाता है और प्रॉपर केयर की जाती है। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।